हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ क्वेश्चंस को देखा था। इस वीडियो में वैदिक काल के कुछ प्रश्न पे हम लोग चर्चा करेंगे और आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। काफ़ी ध्यान से इसको समझने की आवश्यकता है, आंसर को समझना है। पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में वर्णित द्विज शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त हुआ। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। 2 बार जन्म का मतलब होता है एक जो उसका ओरिजिनल बर्थ है, दूसरा है उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार जिसको बोलते हैं हम लोग उपनयन। तो ये हम लोग द्विज संदर्भ में लेते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि उपनयन संस्कार का जो प्रावधान था ब्राह्मणों के लिए था, क्षत्रियों के लिए था, वैश्यों के लिए था और ये शूद्रों के लिए नहीं था। ठीक है, इसलिए यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार आंसर हो जाएगा डी मतलब उपयुक्त सभी। सेकेंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन भौगोलिक क्षेत्रों के संबंध में उत्तर वैदिक आर्यों को ज्ञान नहीं था। यहाँ ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन आपको आएंगे यहाँ ऋग्वैदिक आर्य लिखा हुआ है या उत्तर वैदिक लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में हम लोग जानते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे उनका जो विस्तार था वो आपका ये क्षेत्र हमारा है सैंधव क्षेत्र, इस क्षेत्र में ही था। लेकिन उत्तर वैदिक आर्य धीरे धीरे क्या हुआ, आगे बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते उनको विस्तृत क्षेत्र का ज्ञान हुआ। ये जो आपका विंध्य पर्वत है, विंध्य के दक्कन का पार्ट इधर का, इसको छोड़कर यहाँ आपको बिहार के सदानीरा नदी तक, ये गंगा है मतलब गंडक नदी तक इसका ज्ञान था। इधर हिमालय वाले क्षेत्र पर भी वो पहुँच रहे थे। धीरे धीरे इनका एरिया बढ़कर इस क्षेत्र तक आ जाता है। इसलिए 2 समुद्र की जानकारी उनको थी, हिमालय की कुछ चोटियों के बारे में जानकारी थी, कुछ चोटियों की जानकारी थी, गंगा घाटी जानकारी तो थी उनको, गंगा घाटी वाला एरिया उनको जानकारी थी। दक्कन के कृष्णा के घाटी तक का उनका ये जो आंसर है सी, इसका आंसर सी होगा क्योंकि दक्कन के पठार वाला क्षेत्र वाला इसकी जानकारी उनको नहीं थी, इसलिए आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य पर बार बार बताया जा रहा है कि असत्य को आप टिक लगा लेंगे पहले। तो ऋग्वैदिक काल में धातु कर्म की जानकारी थी, ये तो सही है, मेटलर्जी की जानकारी उनको थी। और इस काल में बहुत सारे प्राथमिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, उत्खनन में प्राप्त हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बाल विवाह प्रचलित नहीं थी, यह भी सही है क्योंकि बाल विवाह प्रचलित नहीं थी उस समय। लड़कियों की शादी उम्र प्राप्ति के बाद ही होता था, वयस्कता के बाद ही होता था, इसलिए यह इस काल में अधिकांश जो गायों के लिए हुई, ये भी सही है। तो धातु कर्म की जानकारी थी, बाल विवाह प्रचलन नहीं था, अधिकांश जो गायों के लिए होता, गविष्टि बोलते थे इसको, गविष्टि या गवेषणा बोलते थे। तो यहाँ क्या है कि ऋग्वैदिक काल में बहुत सारे अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, वहाँ जो अवशेष हुआ काफ़ी कम प्राप्त हुआ, काफ़ी लंबा समय भी है, उस तरह से बहुत डेवलपमेंट भी नहीं था समाज का, इसलिए बहुत ज़्यादा उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक राजाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद राजा के अधिकारों पर नियंत्रण रखता था, एक सभा समिति राजा के अधिकारों पर नियंत्रण रखती थी, राजा के अधिकारों पर कोई नियंत्रण नहीं था, जनता स्वयं राजा पर नियंत्रण रखती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का है, कंसेप्चुअल है। तो आप ध्यान रखेंगे कि मंत्री परिषद राजा के अधिकारों पर नियंत्रण रखता था, ऐसा कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि राजा मेन सेंटर में होता था, मंत्री परिषद सलाह के लिए होते थे, तो नियंत्रण रखने जैसी कोई भी बात नहीं थी वहाँ पर। दूसरा, सभा समिति राजा के अधिकारों पर नियंत्रण रखती थी। ये सभा और समिति काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्था थी उस समय और सभा समिति ही राजा के अधिकारों पर नियंत्रण रखती थी। आज भी आप जानते हैं, आज भी हमारी जो कार्यपालिका है, इस तरह से कार्यपालिका को पार्लियामेंट हमारे क्या करती है, कंट्रोल में रखती है। यहाँ लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट है, हमारे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ही कंट्रोल करती है हमारे एग्जीक्यूटिव को। इसी प्रकार उस समय भी राजा का अधिकार पर नियंत्रण सभा समिति रखती थी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऋग्वैदिक स्त्रियों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो अपने पति की मृत्यु पर प्रतीकात्मक कुर्बानी देती थी। यहाँ ध्यान रखना है, प्रतीकात्मक कुर्बानी का मतलब होता है सिंबॉलिक। जो सती सिस्टम है, ये ध्यान रखना है, ये सिंबॉलिक होता था। उस समय सती प्रथा का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए सिंबॉलिक। दूसरा, समाज में आदर प्राप्त था, यह भी सही है। अपने पति के खिलाफ चिता पर जलना पड़ता था, यह सही नहीं है ना।
वो शिक्षा पाती थी, शिक्षा का प्रावधान था महिलाओं के लिए भी, ये सही है। कुछ विदुषी महिलाएं भी समय थीं, इसलिए आंसर इसका सी होगा। कौन सही नहीं है? तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण है? आप ध्यान रखेंगे कि आपका ऋग्वेद का ऐत्रेय कौशिकी आपको याद रखना है, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, सामवेद का जैमिनीय है, पंचवीस षड्वीस ब्राह्मण है, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। तो अलग अलग वेदों के ब्राह्मण के बारे में जानकारी रखना है और उसको याद करके रखने का आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? वैदिक साहित्य नहीं है तो आप देखेंगे वैदिक काल में वेद है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है, संहिता तो वेद को कहते हैं, ये सब है। त्रिपिटक जो है बौद्ध ग्रंथ है ना, तो त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? वह केवल बलि संबंधित भगवान थे, वे पुरंदर या किले के नाशक के रूप में जाने जाते। ये पुरंदर तो कहा ही गया था उन्हें। एक पापी राक्षस विराट को उन्होंने मारा था, यह भी सही है। मेघ गर्जन भगवान थे ही, इंद्र वर्षा के देवता थे, मेघ गर्जन देवता थे, तो तीनों सही है। और सही कौन नहीं है? बलि संबंधित भगवान थे, यह सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन गायत्री मंत्र संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र किस में है? तो आपको जानना है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका मिलता है, इसलिए आंसर सीधा है, ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस वेद में हम बांध और जल चक्र का वर्णन पाते हैं? बांध के बारे में जानकारी किस में मिलती है, और जल चक्र का मतलब है पानी को किस प्रकार से पानी आ रहा है, फिर वो जल चक्र को फॉलो किया जा रहा है। तो इसका आंसर है ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, दशराग युद्ध के समय सुदास के पुरोहित कौन थे? ध्यान रखना है कि जो युद्ध हुआ था सुदास और देवोदास के बीच में हुआ था, तो सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। पहले विश्वामित्र थे, विश्वामित्र को हटा करके उन्होंने वशिष्ठ को रखा था, यह भी एक कारण था। दशराज युग का कारण ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं कारण के बारे में, गायों के बारे में कहा जाता है, जल के बारे में युद्ध कहा जाता है, या फिर पुरोहितों के परिवर्तन के बारे में कहा जाता है। तो विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को रखा गया था, तो इसीलिए विश्वामित्र ने क्या किया था, विरोधी पक्ष को एकत्रित करके दशराग युद्ध को अंजाम दिया था। इसलिए सुदास के समय उनके पुरोहित वशिष्ठ थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, वैदिक काल में जाति प्रथा प्रचलित थी, निम्नलिखित में कौन सा स्पष्ट करता है? समाज, ये समाज है, जातियों में बटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो आपका ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है, यहाँ आपको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें बताया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में बटा हुआ समाज 4 वर्ण में बट गया था, इसलिए आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जन शब्द का उल्लेख 275 बार किया गया है, व्यवहार किया गया है। जनपद का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ये ध्यान रखना है। ऋग्वेद की बात कर रहे हैं हम लोग। ऋग्वेद में जो प्रशासनिक इकाई थी या राजनीतिक इकाई थी, उसमें हम लोगों को जानना है वो कुल था, कुल के बाद ग्राम था, ग्राम के बाद विश्व, और विश्व के बाद जन था। यहाँ पर जनपद नाम का कोई बात ही नहीं है। जनपद उत्तर वैदिक काल की बातें आती हैं, इसलिए जनपद यहाँ पर नहीं आएगा। हाँ, अगर वो उत्तर वैदिक काल रहता तब आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को, ऐसे समझना है इस तथ्य को। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऋग्वेद में बलि ऐच्छिक भेंट थी, यह किस काल में आवश्यक बन गई? आवश्यक कर बन गई, एसेंशियल टैक्सेस। यहाँ पर जो था वॉलंटरी टैक्स था, बलि स्वेच्छा से दिया जाता था, तो ये आपका उत्तर वैदिक काल में यह आवश्यक कर बन गई, एसेंशियल टैक्स बन गई, बलि के रूप में फिर टैक्स देना अनिवार्य हो गया। गोत्र नामक संस्था का प्रादुर्भाव कब हुआ? गोत्र, आप जानते हैं गोत्र का मतलब होता है जहाँ एक ही खूंटे से या एक ही जगह पर सभी लोगों की गायें बांधी जाती थीं। वह धीरे धीरे क्या हुआ, सभी लोग एक साथ जुड़कर एक क्लैन के रूप में सामने आ गए, एक क्लैन के रूप में सामने आ गए, और इसको हम लोग गोत्र नाम दे रहे हैं। मतलब गाय से संबंधित है ये, तो गोत्र से संबंधित जो आपका संस्था है, यह उत्तर वैदिक काल में ही प्रादुर्भाव इसका हुआ है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल में पाया जाता था? ये ध्यान रखना। उत्तर वैदिक काल में PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, कितने मृदभांड पाए जाते थे, ये ध्यान रखना। वहाँ मूर्ति वगैरह पाई नहीं जाती थी। और उत्तरी काल में पॉलिश मृदभांड, ये बाद के चरणों का है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। उत्तर वैदिक काल के बाद के पीरियड में आता है उत्तरी पॉलिश मृदभांड, ये खासकर मौर्यों के समय में आ जाता है, इसलिए ध्यान रखना है, बौद्ध और मौर्य काल में। इसलिए आंसर होगा ए। 17 में है,
उपनिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपनिषद काल भारतीय संस्कृति के विकास का चरम बिंदु था। हाँ, उस समय जो वैदिक काल की बात हम लोग करते हैं उसमें जो विकास चल उसमें चरम बिंदु था, ये सही है। दर्शन में ब्रह्म और आत्मा एक होने की बात कही गई है। आत्मा और ब्रह्म जो है उसको आत्मा और ब्रह्म के एकीकरण की बात इसमें करता है। और यहाँ माया, मुक्ति और आत्मा के शरीर परिवर्तन में विश्वास करता है, यह भी सही है। तो आंसर इसका होगा उपयुक्त सभी। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें सर्वप्रथम किस ग्रंथ में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम का उल्लेख मिला? मतलब चारों आश्रम, ध्यान रखना है, चारों आश्रम की जानकारी जाबालोपनिषद में है, ये आपको याद रखना है। पहले 3 आश्रम था, 3 आश्रम के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, और ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत शब्द पर के बारे में आपको जानना है कि इस देश का नाम रखा गया भारतवर्ष, तो ये किस वेद में उद्धृत हुआ है प्रथम बार? तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन 19 का आंसर है ऋग्वेद, ऋग्वेद में ही इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैदिक काल में कौन सी विवाह पद्धति थी? ये विवाह पद्धति के बारे में बात किया जा रहा है। दहेज के बदले में नववधु मूल्य के प्रतीक के रूप में गाय और सांड दिए जाते, मतलब जानवर दिए जाते, बैल दिए जाते थे। ये आर्ष विवाह प्रणाली थी। आर्ष विवाह प्रणाली में वधु पक्ष को, है ना, लड़की वाले को गायें दी जाती थी या जानवर दिए जाते थे, ये वधु पक्ष को दिया जाता था वर पक्ष के तरफ से। ये ध्यान रखना है, आर्ष विवाह प्रणाली थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, अथर्ववेद में निम्नलिखित में किसकी चर्चा है? तो संगीत के नियम, जिसमें तो खैर ये तो सामवेद है, इसमें अथर्ववेद में बेसिकली मंत्र, तंत्र, जादू, टोना, इसकी चर्चा थी। तो आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजपद की उत्पत्ति, राजपद की उत्पत्ति की प्राचीनतम दंत कथा किसमें वर्णित है? तो राजपद के बारे में या राजत्व के बारे में जो आती है, त्रय ब्राह्मण के बारे में, राजा की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत जो दिए गए हैं त्रय ब्राह्मण में है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ औरतों की पूजा होती है वहाँ भगवान का वास होता है, किंतु जहाँ उनका सम्मान नहीं किया जाता वो सभी कार्य सफल नहीं होते हैं या निष्फल हो जाते हैं। ये निष्फल है ना। यह युक्ति किसकी है? तो इस तरह का जो आपका कॉन्सेप्ट है ये मनुस्मृति का है। मनुस्मृति में इस तरह की बातें कही गई हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महिलाओं का सम्मान की बात है, होना ही चाहिए। 24, छांदोग्य उपनिषद में आर्यों के व्यक्तिगत जीवन से 3 चरणों को उल्लेख है। अभी हम लोग बात करते हैं 4 आश्रम, यहाँ पर 3 आश्रम है छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। और चौथा आश्रम जो नहीं है वो है संन्यास। मतलब छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम की बातें की गई थी। 3 आश्रम में ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। और ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था जाबालोपनिषद में 4 आश्रम की चर्चा किया गया है। ये दोनों को एक साथ मिला करके पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 10 राजाओं का युद्ध जो अभी हम लोग सुदास के बारे में बात किया था, आर्य और नारी के बीच हुआ था, ये परुष्णी, जिसको हम लोग रावी नदी भी कहते हैं, तो रावी नदी के तट पर हुआ था दशराग युद्ध। इस प्रकार ये वैदिक काल के सारे प्रश्न हैं, आपको इसे रिवीजन करने में काफ़ी सहायता मिलेगी और काफ़ी ध्यान से आप लोगों ने सुना है। थैंक यू।